आज व्यू 360 में जिंदगी को आसान बनाने वाली जदीद टेक्नोलॉजी अब पाकिस्तानी घरों के लिए भी दस्तयाब। Alexa, turn on bed ceiling lights. Okay. अमेरिका में रेक्टल कैंसर के इलाज में बड़ी कामयाबी। मैं एक मौजज़ा हूँ कि मैं बगैर किसी सर्जरी के यहाँ खड़ा हूँ, मुझे कैंसर नहीं है। और जानिए कि न्यूयॉर्क का साइलेंट यानी खामोश डिस्को कैसा है। वॉइस ऑफ अमेरिका के वॉशिंगटन स्टूडियोज में आप सबको खुशामदीद। आप देख रहे हैं प्रोग्राम व्यू 360 और मैं हूं मोहम्मद आतिफ। IMF के साथ मुआहदे के बारे में इबहाम, कर्ज की अगली किस्त हासिल करने में ताख़ीर और कम होते ज़र मुबादला के ज़खायर, ये वो वजूहात हैं जिनके बायस पाकिस्तानी रुपए की कदर अमरीकी डॉलर के मुकाबले में मुसलसल गिर रही है। आज जुमेरात को अमरीकी डॉलर का इंटर बैंक रेट 207 रुपये से तजावज़ कर गया, जबकि ओपन मार्केट में आज डॉलर 208 रुपये से ज़्यादा था। मुआशी माहिरीन कहते हैं कि स्टेट बैंक के पास गैर मुल्की ज़र मुबादला के ज़खायर कम होकर 9.2 अरब डॉलर पर पहुँच गए हैं, जिसकी वजह से रुपए पर दबाव ज़्यादा है और ये कि रुपए के मुकाबले में डॉलर की कीमत 210 की हद अबूर कर सकती है। दूसरी जानिब हुकूमत ने IMF के साथ मामलात आगे बढ़ाने के लिए बुध को पेट्रोल की कीमतों में 29% मज़ीद इजाफा कर दिया है। मईशत के हालात, रुपए की कदर में कमी, इस बारे में बात करने के लिए हमारे साथ स्काइप पर इस वक्त मौजूद हैं माहिर मुआशियात डॉक्टर नदीम उल हक। डॉक्टर नदीम, थैंक यू फॉर बीइंग ऑन आवर शो। क्या शहबाज शरीफ हुकूमत जो ताख़ीर की है इन्होंने IMF की शराइत पूरी करने में, सब्सिडीज़ ख़त्म करने में, ऐसा करके इन्होंने वैसी ही गलती तो नहीं दोहराई जो PTI ने अपने इब्तदाई दौर में IMF से कर्ज़ लेने में ताख़ीर करके की थी? देखिए जी, हर कोई ये गलती करता है, पर इसके साथ एक और भी चीज़ है कि हर कोई जो फंडामेंटल रिफॉर्म्स हैं जो होने चाहिए उसको करने को तैयार नहीं है। ये 75 साल की हमारी हिस्ट्री है कि हमने कॉलोनियल स्टेट जो कॉलोनियल स्टेट हमने इनहेरिट किया था, वही पुरानी ब्यूरोक्रेसी जिसका काम है कि वो यहाँ कारोबार को रोके, वही जुडिशरी जो 18वीं सदी के फैसले दे रही है, वही लोग जो मार्केट के बिल्कुल ख़िलाफ़ हैं, वही लोग जो चाहते हैं अपने उनके प्लॉट्स, उनके सरकारी घर वगैरह चलते रहे, वही निज़ाम चल रहा है। रेलवे का निज़ाम तबाह है, बिजली का निज़ाम तबाह है, PIA नहीं चल रही। ये बड़े फंडामेंटल रिफॉर्म्स हैं जिनको करना पड़ेगा। IMF जो है, IMF सिर्फ एक इमरजेंसी वार्ड है, वो सिर्फ एक बैंडेड्स वगैरह लगा के आपको घर भेज देती है। IMF is not, it cannot, it physically cannot, it is not by treaty equipped to do that। उसका 5 साल का टाइम फ्रेम होता है, बहुत शॉर्ट टाइम फ्रेम होता है और उनको बहुत जल्दी होती है काम करने की, वो ये काम नहीं कर सकती बड़े बड़े। डॉक्टर नदीम, आपने बिल्कुल ठीक कहा है कि फंडामेंटल चेंजेस लाना ज़रूरी हैं, क्योंकि IMF तो एक सपोर्ट है सिर्फ जो वक्ती तौर पर मिलती है। फंडामेंटल चेंजेस के लिए सियासी अदम इस्तेहकाम का ख़त्म होना ज़रूरी है। सियासी जमातों के दरमियान, तमाम पावर्स के दरमियान ये कमिटमेंट और ये अंडरस्टैंडिंग होना ज़रूरी है कि उनको ये इक़दाम करने होंगे। लेकिन हमें ये नज़र आता है कि पाकिस्तान में सियासत दो ऑपोजिट डायरेक्शंस की तरफ जाती है, हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान। और आज एहसन इकबाल जो कि वफाकी वज़ीर बराए मनसूबाबंदी है, उन्होंने कहा कि सियासत नहीं होनी चाहिए, लेकिन उसके फ़ौरन बाद उन्होंने PTI पर तनकीद भी शुरू कर दी। तो आपको क्या लगता है कि इस मुआशी बहरान के लिए ये सियासी इख्तलाफात किस हद तक ज़िम्मेदार हैं? देखिए जी, हमारे मुल्क में सियासत बहुत ज़्यादा है, बहुत ही ज़्यादा। हर इदारे में सियासत घुसी हुई है, हर जगह सियासत घुसी हुई है। आप अगर अमेरिका में आप रहते हैं, आप देखें कि अमेरिका में सियासत फेडरल रिजर्व में नहीं, अमेरिका में सियासत ट्रेजरी में नहीं, अमेरिका में सियासत ट्रेनों चलाने में नहीं है। अमेरिका पूरी दुनिया में जो कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ है वो इसलिए है कि सियासत पार्लियामेंट में रहे, सियासत हर इदारे में ना घुसे। हमने हर इदारे में सियासत घुसा दी है और हमारे सियासी मैच्योरिटी नहीं आई अभी हम के आराम से पार्लियामेंट में बैठ के बात करें। पार्लियामेंट कभी भी नहीं मिलता, किसी हुकूमत में भी नहीं मिलता है तो बहुत सरसरी किस्म की डिस्कशन होती है। ये जो चीज़ है ये पार्लियामेंट में डिस्कस होनी चाहिए और पार्लियामेंट लॉ पास करके बाकायदा चेंजेस लेके आए और दिलेरी दिखाए। हमारी हुकूमत को दिलेरी दिखाने की ज़रूरत है
और डीपोलिटिसाइज करने की ज़रूरत है। IMF ने सेंट्रल बैंक को डीपोलिटिसाइज करा दिया, स्टेट बैंक को। मेरा ख्याल और भी बहुत सारे इदारे डीपोलिटिसाइज करने चाहिए, उनको टेक्नोक्रेटिक सिचुएशन में डालें, क्योंकि ये चीज़ें, बिजली के निज़ाम में सियासत की ज़रूरत नहीं है, रेलवे के निज़ाम में सियासत की ज़रूरत नहीं है, टैक्स के निज़ाम में सियासत की ज़रूरत नहीं है। हमने हर चीज़ में सियासत डाल दी है। ये जो कहते हैं चार्टर ऑफ इकोनॉमी, मैं नहीं मानता। मैं कहता हूँ हमें सियासत को कम करना है, बढ़ाना नहीं है। हमें सियासत को कम करना है। राइट। डॉक्टर नदीम, ये बताइए कि अब जो सूरत हाल नज़र आ रही है और जिस तरह हम देख रहे हैं कि रुपए की कदर दिन ब दिन गिरती जा रही है, चीज़ें महंगी होती जा रही हैं, कुछ माहिरीन और तबसरा निगार ये मुआजना कर रहे हैं पाकिस्तान की सिचुएशन का श्रीलंका की सिचुएशन से। आपको क्या लगता है, क्या ये दुरुस्त है? श्रीलंका एक इंपोर्ट बेस्ड इकॉनमी थी, जबकि पाकिस्तान बहुत सी चीज़ें अपनी इस्तेमाल की खुद पैदा करता है। इंपोर्ट्स पाकिस्तान में भी हाई हैं, लेकिन क्या ये मवाजना किया जा सकता है? जी बिल्कुल किया जा सकता है। ये नहीं मैं कह रहा कि कल श्रीलंका की हालत हो जाएगी, बट अगर हमने फंडामेंटल चेंजेस ना किए, अगर हमने इकोनॉमी को ठीक ना किया, अगर हमने सब्सिडी को कायम रखा, अगर हमने वेलफेयर को कायम रखा, अगर हमने ये सब जो गलतियां हैं इनको ठीक ना किया, तो कभी ना कभी तो हम हो जाएंगे। श्रीलंका आप सोचते हैं कि वो था, अर्जेंटीना में भी ये काम हो चुका है, काफ़ी मुल्कों में बुरहान आ चुका है, काफ़ी मुल्कों में क्राइसिस आ चुका है, स्पेन, ग्रीस, सब जगह। तो हमें सोचना चाहिए, हमारे हुक्मरानों को सोचना चाहिए, अपना काम खुद ही ठीक कर लें। ये ना कहें कि ये कोई पता नहीं अल्लाह की तरफ से कोई आया या कुछ आया, नहीं। हमें अपना घर खुद ठीक करना और करना चाहिए। ना IMF ठीक कर सकता है, ना कोई और ठीक कर सकता है। हमें पॉलिटिक्स को कम करना चाहिए, पॉलिटिक्स पार्लियामेंट में बैठ के करनी चाहिए, पार्लियामेंट से बाहर नहीं करनी चाहिए। और हमें कोशिश करना चाहिए कि टेक्नोक्रेटिक जो सॉल्यूशंस हैं उनमें पॉलिटिक्स ना डालें और टेक्नोक्रेटिक सॉल्यूशंस टेक्नोक्रेटिकली लें। राइट, थैंक यू वेरी मच डॉक्टर नदीम, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। रेक्टल कैंसर यानी बड़ी आंत के निचले हिस्से में कैंसर के मरीजों के बहुत छोटे पैमाने के ट्रायल्स में बेमिसाल नताइज सामने आए हैं। इम्यूनोथेरेपी पर मबनी एक ख़ास दवा से इलाज करवाने वाले 12 मरीज़ों में कैंसर के ट्यूमर्स मुकम्मल तौर पर गायब हो गए हैं, और ऐसा हुआ है न्यूयॉर्क के एक कैंसर रिसर्च सेंटर में। इस बारे में हमें मज़ीद बता रही हैं सबा शाह खान। ये सभी लोग कुछ अर्सा पहले तक कैंसर में मुब्तला थे, लेकिन अब इनका मर्ज मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो चुका है। ऐसा एक नए तरीक़े इलाज के ट्रायल्स में उस वक्त हुआ जब रेक्टल कैंसर के इन मरीज़ों की रसौलियाँ सिर्फ 6 माह के इलाज के बाद गायब हो गईं। न्यू इंग्लैंड जर्नल ऑफ मेडिसिन में शाया होने वाली इस स्टडी के मुताबिक न्यूयॉर्क मेमोरियल स्लोन कैटरिंग कैंसर सेंटर में होने वाले इंतहाई छोटे पैमाने पर किए गए इन ट्रायल्स में इम्यूनोथेरेपी पर मबनी डोस्टारलिमैब नामी दवा बड़ी आंत के निचले हिस्से यानी रेक्टल कैंसर में मुब्तला 18 मरीजों को दी गई थी। 18 में से 12 मरीजों ने दवा के साथ अपना इलाज मुकम्मल किया और इसके इस्तेमाल के कम से कम 6 माह बाद उनके क्लिनिकल फॉलोअप में उनका MRI किया गया तो उनकी बड़ी आंत के निचले हिस्से में पाई जाने वाली रसौलियों का कोई सुराग नहीं मिला। यानी इन 12 के 12 मरीजों में कैंसर वाली रसौलियाँ गायब हो गईं। इम्तियाज़ हुसैन इन ट्रायल्स में शामिल थे। मैं एक मौजज़ा हूँ कि मैं बगैर किसी सर्जरी के यहाँ खड़ा हूँ। मुझे कैंसर नहीं है। इम्यूनोथेरेपी पर मबनी ये तरीक़ा इलाज इंसानी मदाफ़ियती निज़ाम को टारगेट करता है। डॉक्टर बेंजामिन वाइनबर्ग रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट हैं। वो कहते हैं इसके मुज़िर असरात के बारे में अभी हमें कुछ पता नहीं और इसके मज़ीद पहलुओं को जांचना अभी बाकी है, लेकिन माहिरीन के मुताबिक उन्होंने इस किस्म के नताइज कैंसर की तहकीक की तारीख में पहले कभी नहीं देखे। और डॉक्टर वाइनबर्ग कहते हैं ये रेक्टल कैंसर के तरीक़ा इलाज को बदल देगा, लेकिन ये ट्रायल्स एक मखसूस किस्म के रेक्टल कैंसर के मरीज़ों पर मुश्तमिल थे और वो इसके बड़े ट्रायल्स होते देखना चाहते हैं। अमरीकी खुराक और अद्वियात के इदारे FDA ने 2021 में कैंसर की रसौलियों के इलाज के लिए डोस्टारलिमैब की मंजूरी दी थी। अमेरिका में हर साल तकरीबन 7,32,000 अफराद को रेक्टल कैंसर तशख़ीस होता है। बीमारियों की रोकथाम के अमरीकी इदारे CDC की गाइडलाइंस के मुताबिक 45 साल की उम्र के बाद बाकायदा रेक्टल कैंसर स्क्रीनिंग करानी चाहिए ताकि कैंसर होने की सूरत में इसका जल्द पता लगाया जा सके। सबा शाह खान, वॉइस ऑफ अमेरिका, वाशिंगटन। इम्तियाज़ हुसैन ने चंद साल पहले वॉइस ऑफ अमेरिका की उर्दू सर्विस में इंटर्नशिप भी की थी। उन्हें सिर्फ 6 महीने में कैंसर के मर्ज से सेहतयाब होते देखना यकीनन खुशी का बायस है।
अब बढ़ते हैं एक और अच्छी खबर की जानिब। अमरीकी महकमा दिफा ने ऐलान किया है कि HIV पॉजिटिव फ़ौजियों पर सर्विस के हवाले से माजी में लगाए जाने वाली पाबंदियां अब हटाई जा रही हैं। वो पाबंदियां क्या थीं और अब ये फैसला क्यों किया गया है, बता रही हैं नीलोफर मुगल। 1980 की दहाई में जब अमेरिका में एड्स का सबब बनने वाला HIV वायरस फैलना शुरू हुआ तो फौज में एक पॉलिसी मुतारिफ कराई गई थी, जिसके तहत HIV पॉजिटिव फौजी को बैरून मुल्क तैनात करने और क़यादत या इंतज़ामी ओहदों पर तरक्की देने पर पाबंदी लगा दी गई। लेकिन अब अमरीकी महकमा दिफा ने इस पॉलिसी को ख़त्म कर दिया है। अब ऐसे HIV पॉजिटिव फौजी सर्विस जारी रख सकते हैं जिनमें मर्ज़ की अलामत ज़ाहिर नहीं हुई और अगर इनमें वायरस की मिकदार की तिबी तौर पर नाकाबिल शनाख्त होने की तस्दीक हो जाए तो वो बैरून मुल्क तैनात भी हो सकते हैं। इससे पहले कमांडरों को इख्तियार था कि वो किसी भी HIV पॉजिटिव फौजी को दूसरों से अलग कर दें, उन्हें बैरून मुल्क तैनात करने से रोक दें, जिससे उनकी नौकरी भी जा सकती थी। पॉलिसी में ये तब्दीली इसलिए आई कि रियासत वर्जीनिया की एक अदालत में 2018 से इस सिलसिले में अमरीकी फ़ौज के ख़िलाफ़ 2 केसेस में मुकदमा जारी था, जिसका फ़ैसला हाल ही में सामने आया है। जज ने पेंटागन को हुक्म दिया कि वो HIV पॉजिटिव फौजियों के खिलाफ इम्तियाजी सलूक बंद करे। जज के मुताबिक HIV की ट्रीटमेंट में अब मेडिकल साइंस इतनी तरक्की कर चुकी है कि ये 40 साल कबल बनाई गई पॉलिसी अब फरसुदा हो गई है। एडवोकेसी ग्रुप लेमडा लीगल के मुताबिक अमरीकी फ़ौज में तकरीबन 2000 सर्विस मेंबर HIV पॉजिटिव हैं। कांग्रेशनल रिसर्च सर्विस की 2019 की रिपोर्ट के मुताबिक हर साल तकरीबन 350 फौजियों में HIV की तशखीस होती है। पॉलिसी में तब्दीली हाजिर सर्विस फौजियों के लिए है, लेकिन नई भर्तियों पर लागू नहीं होगी। यानी अमरीकी फ़ौज में शामिल होने के ख्वाहिशमंद HIV पॉजिटिव अफराद को कुछ पाबंदियों का सामना करना पड़ सकता है। नीलोफर मुगल, वॉइस ऑफ अमेरिका, वाशिंगटन। आजकल दुनिया भर समेत पाकिस्तान में बहुत से नौजवान फ्रीलांसिंग के ज़रिए अंदरून और बैरून मुल्क कंपनीज़ को सर्विसेज दे रहे हैं। लेकिन ये फ्रीलांसिंग है क्या? क्या कोई भी शख्स फ्रीलांसिंग कर सकता है? और पाकिस्तान में फ्रीलांसर्स को किन चैलेंजेस का सामना है, जानिए अदील अहमद और सुंबुल कामरान की इस रिपोर्ट में। फ्रीलांसिंग मेरी नज़र में इज़ द आइडियल वे ऑफ लाइफ। यहाँ पे आप होते हैं और आपका बस कंप्यूटर होता है और पूरा दिन बस आप इसी के सामने काम कर रहे होते हैं। तो मेरा नाम हसान है और फ्रीलांसिंग बेसिकली मैंने स्टार्ट की थी जब मैं ड्यूरिंग ग्रेजुएशन ही मैंने स्टार्ट कर दी थी और इस बात को तकरीबन 10 साल से ज़्यादा का अर्सा हो चुका है। फिर टाइम जब उसके पोटेंशियल का अंदाज़ा हुआ तो फिर मैंने उसको एज अ करियर चॉइस ही प्रेफर किया कि आई वुड रेदर डू दिस इंस्टेड ऑफ दैट 9 to 5 जॉब सिनेरियोस। इसमें भी जो है ना बहुत सारे फील्ड्स हैं और फ्रीलांसिंग अब तो क्योंकि पूरी एक इंडस्ट्री बन चुकी है, क्लाइंट्स को रिक्वायरमेंट हर तरह के काम की होती है। इट्स अप टू यू कि आप उनको क्या ऑफ़र कर रहे हैं। मेजरली जो क्लाइंट काम आपको आउटसोर्स करता है वो सबसे पहले स्टार्ट करता है छोटे कामों से। वो आपको कंटेंट का काम दे देगा कि मेरे लिए कुछ आर्टिकल्स लिख दें, वो आपसे लिए कुछ लोगो बनवा देगा, फिर उसके बाद उसको एडवांसमेंट की तरफ लेके जाएगा, या वो आपको अपना एक असिस्टेंट रख लेगा, वर्चुअल असिस्टेंट जिसको कहते हैं, कि वो अपने जितने भी नॉन प्रोडक्टिव काम हैं या आप उसको कह सकते हैं कि जितने भी वो काम है जिसके लिए उसके आवर्स वो बचाना चाह रहे हैं वो आपको हैंड ओवर करता है। आप उसके लिए मीटिंग शेड्यूल करें, आप उसके लिए सोशल मीडिया की पोस्टिंग्स करें एंड ऑल दोस थिंग्स, और वो इस टाइम को यूटिलाइज करता है फॉर डिफरेंट क्लाइंट मीटिंग्स, अपने बिजनेस को ग्रो करने के उसमें। अच्छा, स्टैटिस्टिक्स को देखा जाए तो यूएस सबसे बड़ी मार्केट है फ्रीलांसिंग आउटसोर्स करने के मामले में भी और फ्रीलांसिंग सर्विसेज प्रोवाइड करने के मामले में भी। तो हमारा भी एम यही होता है कि यूएस क्लाइंट अगर आपको मिल जाता है, एक तो फर्स्टली जो करेंसी का डिफरेंस है वो बड़ा अच्छा मिलता है, दूसरा दे आर वेरी मच अवेयर अबाउट द फ्रीलांसिंग टेक्निकलिटीज़ एंड मैकेनिज्म, तो उनको ज़्यादा जो है ना आपको गाइड नहीं करना पड़ता, इनफैक्ट बहुत सी चीज़ें वो आपको सिखा देते हैं। तो यूएस इज़ द मेजर मोस्ट बिगर आई वुड रादर से कि बिगेस्ट मार्केट। उसके बाद फिर यूके की मार्केट भी है जो कि बहुत जो है ना स्पीड से ग्रेजुअली ग्रो कर रही है। ऑस्ट्रेलिया मार्केट से भी काम आता है। देन उसके बाद आपको आपकी एशियन कंट्रीज से भी काम आता रहता है, डिपेंडिंग आप किन स्किल्स पे काम कर रहे हैं। फ्रीलांसिंग में सबसे अच्छी बात यह है कि आपका जिस फील्ड में भी पैशन है, जिस फील्ड में आपका इंटरेस्ट है, आप उस फील्ड की सर्विसेज आउटसोर्स कर सकते हैं। आपको सिर्फ टेक्निकल नॉलेज आनी चाहिए उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में जो आप ऑफर कर रहे हैं। फ्रीलांसर को जो डिफ़िकल्टी पाकिस्तान के हवाले से फेस करनी पड़ती है ना, उसमें सबसे मेजर जो चीज़ मैं देख रहा हूँ वो है एक स्टेबल अच्छी इंटरनेट कनेक्टिविटी फर्स्ट ऑफ ऑल। दूसरा, उनको एक इशू फेस होता है कि इनकी जो मनी ट्रांजेक्शन्स होती हैं वो स्मूथ नहीं हो पा रही हैं अभी तक। जैसे आप बाहर पूरी दुनिया में देखते हैं जी पेपॉल के थ्रू ट्रांजेक्शन्स हो रही होती हैं या इवन क्रिप्टो के थ्रू आजकल वो लोग ट्रांजेक्शन्स कर रहे हैं।
हम अभी तक बेसिक ट्रांसफ़र के भी उस लूप से बाहर नहीं आ पा रहे कि किस तरह हम अपने ईज़ ऑफ मनी ट्रांसफ़र को जो है ना उसको ईजी बनाएं बेसिकली। मैं ये कहूँगा कि हाँ, अप्स एंड डाउन्स हैं। जॉब की तरह इसमें जो है ना मज़े नहीं है कि हर मंथ के एंड पे आपको एक सैलरी मिल जाएगी एंड यू विल बी हैप्पी, आपके सारे बिल सॉर्टेड होंगे। बहुत अप्स एंड डाउन्स हैं। दूसरी चीज़ इसमें यह आती है कि हाँ, आप जब हेल्थ अपनी वर्क और पर्सनल लाइफ को बैलेंस करना चाह रहे होते हैं वो नहीं हो पाती है, क्योंकि मैं अक्सर रातों को बैठ के काम भी कर रहा होता हूँ तो फैमिली भी डिस्टर्ब हो रही होती है। फिर उसके बाद घर पे रहने की इतनी आदत हो जाती है आपको कि थोड़े बहुत ये किलोज आपके वैसे ही बढ़ जाते हैं। फाइनेंशियल्स की अगर मैं बात करूँ तो हाँ, इन द लॉन्गर रन जितनी जल्दी आपकी सैलरी इंक्रीज़ होती है उससे कहीं ज़्यादा तेज़ी से आप ग्रो कर सकते हैं फ्रीलांस मार्केट प्लेस में, इफ़ यू आर फर्स्टली ऑनेस्ट विद योर सेल्फ एंड ऑनेस्ट विद योर वर्क। टेक्नोलॉजी क्या क्या चीज़ें मुमकिन बना रही है, इसी के बारे में मज़ीद आपको बताते हैं। हम सभी ने कभी ना कभी सोचा होगा कि कोई लाइट, पंखा या कोई डिवाइस ऑन या ऑफ़ करनी है, लेकिन हम खुद उठकर ऐसा करना ना चाहते हों। लेकिन अब टेक्नोलॉजी ने इसको मुमकिन बनाया है और ऐसी बहुत सी डिवाइसेस अब मार्केट में दस्तयाब हैं जिनके ज़रिए आप ये कर सकते हैं। और पाकिस्तान में भी ऐसी ही टेक्नोलॉजी पर काम हो रहा है जिसमें वॉइस ऑन टेक्नोलॉजी या VOT का इस्तेमाल हो रहा है। मज़ीद तफसीलात गेती आरा अनीस की इस रिपोर्ट में। Alexa, turn on bed ceiling lights. Okay. आयान अब बार बार उठकर पंखे चलाने और लाइटों को जलाने बुझाने के झंझट से छुटकारा हासिल कर चुके हैं, क्योंकि अब ये काम इनकी आवाज़ या फ़ोन की मदद से हो जाता है। यूजेज काफ़ी अच्छी है, इनकी प्रोडक्ट्स की क्वालिटी अच्छी है, दे वर्क रियली वेल। मुराद अली और इनके 2 साथियों ने आज से 8 साल पहले एक टेक्नोलॉजी कंपनी हू कंट्रोल्स की दाग बेग डाली। ये पाकिस्तान में मकामी तौर पर ऐसा सॉफ्टवेयर बनाने वाली पहली कंपनी है। आज वो मुल्क के तमाम बड़े शहरों में ऐसे इंटीग्रेटेड टेक्नोलॉजी के आलात मुतारिफ करवा चुके हैं जो घर के काम जैसे बरकी आलात ऑन ऑफ करने के अलावा दीगर कामों की तमाम ऐप्स को एक जगह जमा करने की सलाहियत रखती है ताकि आपको ज़्यादा ऐप्स का इस्तेमाल ना करना पड़े। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि पाकिस्तान में लोग ये समझते हैं कि टेक्नोलॉजी या स्मार्ट सोल्यूशन जब वो घर में इंस्टॉल करेंगे तो वो बहुत कम्प्लेक्स होगा, वो उनकी लाइफ कन्वीनियंट या सिंपल करने के बजाय मज़ीद कॉम्प्लेक्स कर देगी। हमने इस फ़िलासफ़ी पे और इस चीज़ पे काम किया कि हम एक इतनी सिंपल टू यूज़ प्रोडक्ट और ऐप्स देंगे कि एक लेमैन भी उसको इजीली यूज़ कर सके। ना तो ये कोई जादू नगरी है, ना मैं किसी जादुई आईने के सामने खड़ी हूँ, बल्कि ये वो मिरर है, बल्कि वो आईना है जिसके ज़रिए आप चाहें तो घर की मुख्तलिफ़ चीज़ों को कंट्रोल कर सकते हैं, जिसमें लाइटिंग और पर्दों को आगे पीछे होना और सिक्योरिटी का सिस्टम शामिल है। टेक्नोलॉजी का बढ़ता इस्तेमाल जहां काफ़ी फ़ायदेमंद है, वहीं बहुत से माहिरीन समझते हैं कि इससे प्राइवेसी या ज़ाती ज़िंदगी से मुताल्लिक डेटा गलत तौर पर भी इस्तेमाल हो सकता है, जिसे बेहतर बनाने के लिए अनगिनत कंपनियां काम कर रही हैं, जिनमें से एक हू कंट्रोल्स भी है जो डेटा को लोकल सर्वर पर रखती है ताकि ये गैर मुतल्लिका अफराद को दस्तयाब न हो। गीती आरानीस, वॉइस ऑफ अमेरिका, इस्लामाबाद। Hey Google, close the curtains. रोबोट्स तवील अरसे से मैन्युफैक्चरिंग और ऐसे दीगर सनती शोबों में इस्तेमाल हो रहे हैं जिनमें दुरुस्त, तेज़ रफ्तार और बार बार दोहराए जाने वाले कामों की ज़रूरत होती है। क्या आपने कभी सोचा है कि इन स्मार्ट रोबोट्स को ये काम सिखाए कैसे जाते हैं? देखिए ये रिपोर्ट। हो सकता है कि यह आपको आसान लगे, लेकिन एक रोबोट को एहतियात के साथ सही चीज उठाने के लिए बहुत हुनरमंदी की जरूरत होती है। रिसर्च और डेवलपमेंट करने वाले बहुत से ऐसे कामों को इधर उधर से कल पुर्जे इकट्ठा करके कर रहे हैं। मशीनें दोहराए जाने वाले कामों के लिए अच्छी हैं जिनमें खुद सोचना ना पड़े। सॉफ्टवेयर कंपनियां इन मशीनों को स्मार्ट बना रही हैं ताकि वो सोच भी सकें। ये रोबोट फसलों की काश्त में, समंदरों में और दूसरी बहुत सी जगहों पर कारआमद है। इंसान चीजों को पकड़ने में यकीनन बहुत अच्छे हैं, लेकिन रोबोट अभी ऐसा नहीं कर सकते। लिहाजा हमारी कोशिश है कि रोबोट्स को अशिया को पकड़ने और उन्हें मुंतकिल करने में बेहतर बनाएं। रियासत कोलोराडो की एक कंपनी
पिकनिक रोबोटिक्स ऐसा सॉफ्टवेयर तैयार कर रही है जो फासले से किसी रोबोटिक बाजू को ऑपरेट करने या उसे तरबियत देने को आसान बना सके। बुनियादी तौर पर इस सॉफ्टवेयर की मदद से आप मार्केट में मौजूद किसी भी रोबोटिक बाजू को कहीं भी ले जाकर कुछ भी बनाना शुरू कर सकते हैं और आपको ऐसे प्रोग्राम करने के लिए ज़्यादा सोचना नहीं पड़ेगा। अपने स्कूल के साथ पिकनिक रोबोटिक्स के एक दौरे के बाद मुस्तकबिल की इन इंजीनियर्स को नजर आया कि वो क्या कुछ कर सकती हैं। ये तो बहुत ही कूल है कि आपके पास ऐसा रोबोट हो जो आपके लिए सब कुछ कर सकता हो। टेक कंपनियां आमतौर से अपने सॉफ्टवेयर कोड खुफिया रखती हैं, लेकिन पिकनिक उन कंपनियों में शामिल है जो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर की पेशकश करती हैं। कंपनी का बुनियादी दर्जे का सॉफ्टवेयर सबके लिए मुफ्त है। You can find it online. आपको ये ऑनलाइन मिल सकता है और इसे सिखाने के लिए बहुत सी ट्यूटोरियल्स मौजूद हैं, लिहाजा आप इसे घर से भी कर सकते हैं। आपको किसी रोबोट तक की जरूरत नहीं है, आप बहुत कुछ फर्जी तौर पर भी कर सकते हैं। और एक ऐसे वक्त में जब दुनिया भर में इंजीनियर्स रोबोट्स को स्मार्ट बनाने के लिए नित नए कोड बना रहे हैं, ये मशीनें पहले से कहीं ज्यादा काम करने के लिए तैयार हैं। शैली श्लेंडर के साथ शहनाज अजीज, वॉइस ऑफ अमेरिका। कोविड के 2 सालों में न्यूयॉर्क में रहने वालों को एम्बुलेंस के सायरन ज़्यादा और म्यूज़िक कम सुनाई देता था, लेकिन इस साल आर्ट और मौसीकी की सरगर्मियां न्यूयॉर्कर्स को दोबारा अपने घरों से बाहर ले आई हैं। ये सब देखने के लिए VOA की सबाहत ज़करिया ने रुख किया न्यूयॉर्क के एक खामोश डिस्को का। पिछले साल न्यूयॉर्क सिटी बिल्कुल डिजर्टेड था, यानी यहाँ की सड़कें बिल्कुल खामोश थीं। बहुत से लोग अपने अपार्टमेंट्स को छोड़कर बाहर सबर्ब्स में चले गए थे क्योंकि उनको घर से काम करने की इजाज़त थी। यूँ लगता था कि शायद न्यूयॉर्क सिटी अपना वो ख़ास कैरेक्टर खो दे जिसके लिए वो मशहूर है। लेकिन इस समर न्यूयॉर्क सिटी सीम्स टू बी बैक विद अ वेंजेंस। जिधर देखिए कोई ना कोई शोरगुल, रौनक, हंगामा। किसी भी शहर की रौनक उसके आर्टिस्ट्स और क्रिएटिव लोगों की वजह से होती है। एक तरफ तो म्यूज़ियम्स और गैलरीज़ में रखा हाई आर्ट और दूसरी तरफ स्ट्रीट आर्ट जो आम लोगों के दिलों की दास्तान सुनाता है। मैरिलिन मोनरो, ऑड्री हेपबर्न, गांधी, लेडी डायना। जिस शहर में आपकी क्रिएटिव एक्टिविटी तक मुफ्त रसाई हो सके उसे ही आर्ट का सही मरकज़ कहा जा सकता है। यहाँ लिंकन सेंटर फॉर द परफॉर्मिंग आर्ट्स के बाहर एक बहुत बड़ा डिस्को बॉल लगाया गया है जहाँ लोग मुफ्त आकर डीजे और डांस फ्लोर से महजूज हो सकते हैं। मगर उससे पहले यहाँ एक लंबी कतार लगी हुई है उन लोगों की जो एक मुनफरिद किस्म के डिस्को के एक्सपीरियंस को एंजॉय करने यहाँ आए हैं। इस एक्सपीरियंस का नाम है साइलेंट डिस्को, खामोश डिस्को। अगर आपने कभी अपने कानों के गिर्द तकिया बांधकर रात गुजारी है क्योंकि आपके मोहल्ले वालों की मेहंदी ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही, तो आपको साइलेंट डिस्को का मकसद फ़ौरन समझ आ जाएगा। एंजॉयमेंट की एंजॉयमेंट और कोई नॉइज़ पोल्यूशन भी नहीं, लेकिन सिर्फ बाहर से देखने में ये काफ़ी फ़नी लगती है, ऐसे जैसे सारा क्राउड अपने अंदर की मौसीकी यानी इनर म्यूज़िक के साथ झूम रहा हो। पाकिस्तान के मुकाबले में जो बात मुझे यहाँ अच्छी लगी वो ये थी कि यहाँ पर सिर्फ जवानों का ही डेरा नहीं था, बल्कि हर उम्र के लोग पार्टिसिपेट कर रहे थे। और न्यूयॉर्क सिटी में क्योंकि खुले में शराब पीना मना है, इसलिए हुल्लड़बाजी का भी कोई इम्कान नहीं था। अगर आपको ये सब देखकर लग रहा है कि कोविड तो बस एक माजी की याद ही बनकर रह गया है, तो कुछ लोग अभी भी जिम्मेदारी के साथ मास्क पहने हुए हैं और जगह जगह ऐसे साइंस मिल जाते हैं जो इस बात की याद दिलाते हैं कि इस शहर में कोरोना से तकरीबन 70,000 अमवात हुई हैं। और पिछले 2 सालों में न्यूयॉर्कर्स को म्यूज़िक कम और एम्बुलेंसेस के सायरन्स की आवाज़ ज़्यादा सुनाई देती रही है। मगर ज़िंदगी है कि वापस आती है और इसे जीने के काबिल बनाने के लिए आर्ट फिर से अपना सर उठाता है। इसी पर ख़त्म करते हैं आज का व्यू 360। स्टे सेफ और पाकिस्तान और ख़ित्ते समेत दुनिया भर की अहम खबरों और दिलचस्प मालूमात के लिए आइए हमारी वेबसाइट urduvoa.com पर। ये सारा कंटेंट आपको मिलेगा हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी, facebook.com/VOA Urdu, यूट्यूब पर हमारा चैनल है VOA Urdu के नाम से, और ट्विटर और इंस्टाग्राम पर हमारा हैंडल है @VOA Urdu। अब तक के लिए इतना ही। मोहम्मद आतिफ को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफ़िज़।